Hey guys, this is Priyanshi and I welcome you all on my official YouTube channel Study Center Study with Priyanshi, जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ CUET 2022 इंग्लिश लैंग्वेज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यस, बहुत कंफ्यूजन है कि मैम CUET में किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनका लेवल क्या होगा, उनका डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा, क्वेश्चन का क्या तरीका रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, वो सब हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं थ्रू एग्जाम्पल्स, थ्रू क्वेश्चंस। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट रूल ना मिस हो जाए, ना ही आपसे कोई इंपॉर्टेंट वोकैब मिस हो जाए, राइट? ये जो लाई हुई CUET 2022 का सेट 1 लेकर आई हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, सेट 2 भी इसके बाद आएगा। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते रहे ताकि आपके पास तैयारी पूरी रहे बिफोर द एग्जामिनेशंस, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो आए आप लोग देख सके और आप लोग अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सके। ठीक है, आपको पता है इसका PDF कहाँ मिलता है, जो भी क्वेश्चंस मैं कराती हूँ विद सॉल्यूशंस कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, स्टडी सेंटर स्टार्ट विद प्रियांशी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको लेक्चर के बाद PDFs मिल जाएंगे, आप लोग उनको डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स के लिए। ठीक है, तब भी कोई बैचेस को लेकर इंक्वायरी करनी हो तो 9305188553 में ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर भी आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरी टीम आपसे जल्दी कोऑर्डिनेट करके आपको रिप्लाई कर देगी। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट है मेरे पास फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। देखिए गाइस, जो एग्जाम पैटर्न एक्सपेक्टेड है इस बार आने के लिए वो यही है कि आपको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे ABCD करके। ठीक है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो 4 ऑप्शंस होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो 4 ऑप्शंस होंगे, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है तो भी 4 ऑप्शंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस बार। ठीक है, तो भाई जो पहला क्वेश्चन है, देखिए अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज एग्जामिनेशन या पेपर की बात कर रही हूँ, सेक्शन की बात कर रही हूँ, तो आप ग्रामर से पीछे नहीं हट सकते। ग्रामर चेक करने के लिए बेस्ट थिंग दैट एनी एग्जामिनर कैन डू इज टू गिव यू स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस। मतलब जहां पे 100% ग्रामर इन्वॉल्व है, 100% ग्रामर को सारे रूल्स याद आ जाएंगे इन क्वेश्चंस को करते वक्त। ठीक है, तो जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फॉर प्रैक्टिसिंग, वो कुछ इस तरीके के हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। देखिए गाइस, जब भी आप लोग को पता है आप लोगों को CUET में कैसे करना है, आपके पास हर लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज अटेम्प्ट करना चाहते हैं उसके लिए 45 मिनट्स दिए जाएंगे। उन 45 मिनट्स में से आपको आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 40 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जिनमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होंगे एंड वन लाइनर्स भी होंगे। एंड ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई वन लाइनर्स जो क्वेश्चंस हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं ना। तो जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, वोकैबुलरी बेस्ड है, वन वर्ड है, इडियम्स है, वर्बल एप्टीट्यूड जिसे हम लोग कहते हैं, उनको आप लोग हो सके तो पहले अटेम्प्ट करें क्योंकि ये टाइम सेविंग भी होते हैं और आप देख सकते हैं कि भाई आउट ऑफ 40 आप कितने क्वेश्चंस ये अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, राइट? ये चीज होती है। तो भाई जब भी आपके पास हो, कभी भी हमेशा क्वेश्चन करिए, हमेशा कोशिश करिएगा, हमेशा मैं अपने बच्चों को यही एडवाइस करती हूँ, वन लाइनर्स पहले करिएगा, बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर आइएगा। अगर आपको लगता है कि ग्रामर अच्छी है, अगर आपके 35 क्वेश्चन यही वाले वन लाइनर्स के हो गए तो भाई आप एक कॉम्प्रिहेंशन करिए, अपने इसको वाइंड अप कर दिए सेक्शन, राइट? ओके, तो भाई इसमें क्या करना है, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। इंस्ट्रक्शंस को हम लोग बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि समझ लें कि भाई क्वेश्चन में करना क्या है, राइट? The error, if any, will be in one part of the sentence. The alphabet of that part will be the answer. ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपके पास 4 अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, मतलब एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। ये आप लोग स्कूल लेवल पे करते थे, 12th तक भी आपने ये किया होगा। ठीक है, वैसे भी इसका सिलेबस 12th तक का ही पूरा है, राइट? तो आपको इन चारों पार्ट्स में से एक पार्ट में एरर है, वो एरर आपको आइडेंटिफाई नहीं करना, आपको सिर्फ उसको मार्क करना है। अगर आपको इतनी भी ग्रामर पे कमांड है कि भाई ये पता है गलत है, क्यों गलत है नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है गलत है, तो भी इसके नंबर आपको मिलने वाले, क्योंकि सब्जेक्ट एग्जाम कैसा है, ऑब्जेक्टिव है, MCQ से आपको सिंपली आंसर मार्क करना और आगे बढ़ना है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। ओके, क्वेश्चन क्या कहते हैं, मेनी अ मैन हैव डन सो।
तो अगर आपका ग्रामर पे कमांड अच्छा है, अगर आपको पता है रूल्स आपके सब फिंगर टिप्स पे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें तो एरर साफ साफ दिख रही, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैनी लगा हुआ है, ठीक बात है, लेकिन अ मैन लगा हुआ है, ठीक है, मैनी अ मैन, जब मैन के पहले अ लगा होता है तो हमारा आने वाला वर्ब कैसा होता है, वो भी मेरा सिंगुलर में होता है, क्योंकि अगर मैन के पहले आपने अ लगा दिया मतलब आपने मैन को कर दिया सिंगुलर, राइट। और उसके बाद आने वाला वर्ब मेरा क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम लोग पढ़ते हैं कि सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हैज डन, सो मेरा सही आंसर बन जाएगा। तो पार्ट सी में एरर है, इसीलिए मेरा सी ऑप्शन क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। मैनी अ मैन हैज डन सो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, देयर इज रियली नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड आई। भाई जिसके रूल्स कमांड है जिसको तो समझ जाएगा एरर कहाँ है। देखिए क्या है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, देयर इज रियली नो डिफरेंस, भाई समझ में देयर इज रियली नो डिफरेंस में तो आज सच कोई एरर नहीं दिख रही, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन यू एंड आई, तुम्हारे और बीच, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई खास फर्क नहीं है, राइट। तो आई थिंक अगर आपने गेस कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, आई होप आप सबने गेस कर लिया, अगर नहीं गेस किया तो भाई ये रूल जो है आप लोग समझ लीजिए, बता देती हूँ मैं, कि जब भी मेरे पास यू एंड आई होता है, ठीक है, दो सब्जेक्ट है, जो दो ऑब्जेक्ट है रादर, ठीक है, यू एंड आई, बीच में क्या लगा हुआ है, बिटवीन अगर प्रेपोजिशन है, उसके बाद मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जो मेरे दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। मतलब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, मी बनता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है, राइट। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, आई मेरा यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है एंड मी मेरा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो देयर इज रियली नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। तो ऑप्शन डी में मेरी क्या हो जाएगी, एरर, और इसीलिए मेरा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्यों, देखिए गाइस, नॉर्मली क्या होता है, जब भी मेरे पास प्रेपोजिशन बिटवीन होता है, लेट होता है, ठीक है, लेट मी कम इन, राइट, बिटवीन यू एंड मी, तो जब भी बिटवीन है, लेट है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं मेरे पास जिनके बाद हमेशा आने वाला जो मेरा प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। तो अगर आई मेरा यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है मी, ठीक है। वैसे यू तो सही है, क्योंकि यू का नॉमिनेटिव केस भी यू रहता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहता है, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात, ओके। थर्ड क्वेश्चन मेरा है, नीदर ऑफ देम वर इनवाइटेड टू द पार्टी। भाई एक क्वेश्चन हम लोग नीदर नॉर के बचपन से पढ़ते आए हैं एंड अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कि यहाँ पे अगर लिखा हुआ है नीदर राम नॉर श्याम, ठीक है, हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है, हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क या असाइनमेंट, आपको जो समझ में आए आप लिख लो। ये हम लोग अभी से नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो नीदर राम नॉर श्याम, नीदर के साथ हमको ये तो पता है कि नीदर के साथ नॉर आता है और ईदर के साथ मेरा और आता है, एज पर द रूल्स ऑफ कंजंक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या है, अगर यहाँ पे नीदर राम है नॉर श्याम है, दोनों ही मेरे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने वर्ब कैसे लगा दिया, सिंगुलर लगा दिया, ठीक। अगर मेरे पास है नीदर राम नॉर, या नीदर राम नॉर स्टूडेंट्स, आप कुछ भी कर दो यहाँ पे, अगर आपने प्लूरल सब्जेक्ट लगा दिया तो यहाँ पे मेरा ये सिंगुलर की जगह क्या हो जाता है, हैव हो जाएगा, प्लूरल वर्ब लग जाएगा, नीदर राम नॉर अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर नॉर, नीदर राम नॉर अदर स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा जो वर्ब है वो किस हिसाब से चलता है, वो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है, ये हम लोग अभी तक स्कूल लेवल तक पढ़ते आ रहे थे, ठीक। तो उस हिसाब से मेरा हैज आ जाता है या हैव आ जाता है। लेकिन अगर मेरे पास नीदर ऑफ देम लिखा हुआ है, सेंटेंस में नीदर के बाद ऑफ लगा हुआ है, उसके बाद देम लगा हुआ है, नीदर ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया था, किया गया था, राइट, किए गए थे नहीं, किया गया था।
उस केस में मेरा जो वर्ब है वो प्लूरल ना आकर के वो सिंगुलर आ जाता है। अब मेरा सही सेंटेंस बन जाएगा, नीदर ऑफ देम was invited to the party। क्यों? क्योंकि उनमें से किसी को भी पार्टी में नहीं बुलाया गया। ठीक है, जब भी हम लोग बात करते हैं ऑफ लगा होता है, ईदर ऑफ की बात हो, नीदर ऑफ की बात हो, वन ऑफ की बात हो, अगर उसके बाद आने वाला मेरा जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन मेरा वर्ब होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे। वन ऑफ के बाद आने वाला सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब मेरा क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। वैसे नीदर ऑफ के बाद या कोई भी ऑफ लगने के बाद मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो जाता है और वर्ब मेरा सिंगुलर हो जाता है। ठीक, उनमें से किसी को भी नहीं बुलाया गया, बुलाए गए नहीं, बुलाया गया। क्लियर हो गई मेरी बात? मूविंग फर्दर, athletes do various kinds of warm up activities before they start to running। अच्छा, अब इसमें क्या रहा है, आप लोगों ने देखो गाइस, क्वेश्चन का लेवल तो यही रहेगा। आप लोगों को ये बात मेरी समझनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए CUET ऐसा एग्जामिनेशन होगा, ऐसा एग्जाम होगा जहां लाखों से भी ज्यादा बच्चे अपियर करने वाले हैं। अगर वो क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक नहीं रखेंगे या एक एक स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन करेंगे तो फिर उनके लिए सिलेक्शन करना या स्क्रीनिंग कर पाना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो आपको लेवल बहुत हाई नहीं मिलेगा पर आपको बेसिक मिलेगा, पर आप ये लेवल आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो मॉडरेट लेवल के लेकर आई हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर। ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज चूज करो मतलब आपको उस लैंग्वेज पे कमांड है, तभी आपने वो लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट चूज करी है अपने। ठीक है, तो ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप एग्जामिनेशन में देखेंगे, एंड इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाएंगे। आपको सारी ग्रामर जो है वो याद आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब आपसे नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन तो पूछेंगे नहीं ना, आप लोग 12th के बाद एग्जाम्स दे रहे हो, एक क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बैठ रहे हो, एक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन के लिए बैठ रहे हो, तो भाई वो भी तो अपना लेवल मेंटेन रखेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है एथलीट्स डू वेरियस काइंड्स ऑफ वार्म अप। एथलीट्स क्या करते हैं, डू वेरियस काइंड्स ऑफ वार्म अप। भाई ठीक है, भाई एथलीट्स है वो अलग अलग तरीके के वार्म अप करते हैं, वार्म अप एक्टिविटीज करते हैं। कब? बिफोर दे स्टार्ट टू रनिंग, बिफोर मतलब भागने से पहले। लेकिन मेरा ग्रामर का रूल यहाँ पे आके ये कहता है कि भाई हमको इतना पता है कि टू के बाद आने वाला जो मेरा वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है, आईएनजी फॉर्म में हो ही नहीं सकता है। तो भाई जब यहाँ टू है, दिस स्टार्ट टू है, तो यहाँ पे रनिंग कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ रन ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरर क्या बनी कि आने वाले टू के बाद का जो फर्स्ट वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में रहता है, तो रनिंग नहीं हो सकता है। एथलीट्स डू वेरियस काइंड्स ऑफ वार्म अप एक्टिविटीज बिफोर दे स्टार्ट टू रन, मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, सही आंसर बन जाएगा। देखिए गाइस, आपको एक्सप्लेनेशन तो देना नहीं है सीयूईटी के एग्जामिनेशन में, ठीक है, आपको सिर्फ टिक मार्क करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई गलती अगर सेंटेंस में तो क्या गलती, ये आपको मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। ठीक है, तो भाई अगर सिर्फ आंसर मार्क करा दूंगी तो फायदा नहीं होगा मेरा आपको पढ़ाने का या मुझे आपको समझाने का, या आपको अगर टिक मार्क ही करना है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे को प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, वहां जाके आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो मैं कराना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सही आंसर, दे स्टार्ट टू रन। ठीक है, ओके। टू के बाद मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर, क्योंकि एरर ऑप्शन डी में है। ओके, if he was a rich man he would help the solar project। सोलर प्रोजेक्ट आजकल बहुत इन है भाई, तो यही कहते हैं अगर वो रिच होता तो वो सोलर प्रोजेक्ट में हेल्प कर देता। यहाँ पे क्या है, इफ ही, अगर वो अमीर होता तब वो सोलर प्रोजेक्ट में हेल्प करता, लेकिन अमीर वो है नहीं, रिच वो है नहीं। तो जब भी हमारे पास इमेजिनरी क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग ने बचपन में पढ़ा है, स्कूल लेवल में पढ़ा है कि इमेजिनरी होता है तो हम लोग उसकी जगह वर का यूज करते हैं, उसके साथ वर का यूज करते हैं, वॉस का यूज नहीं करते हैं। यहाँ एरर क्या बन जाएगी, ऑप्शन ए में एरर बन जाएगी। एरर क्या बन जाएगी, इफ ही वर अ रिच मैन ही वुड हेल्प द सुपर प्रोजेक्ट। आई थिंक आपने जितनी भी मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं आपको सारी 8th 9th 10th 11th 12th की ग्रामर याद आ गई होगी, राइट? ओके, ये थे मेरे टॉप 5 क्वेश्चंस फॉर स्पॉटिंग एरर्स। ठीक है, नेक्स्ट मेरा है आपके लिए एक्टिव
पासिव। भाई देखिए, वर्बल एप्टीट्यूड का एग्जाम है, पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछ ले, लेकिन हमें तो भाई सारे सब्जेक्ट्स तैयार करने, जितने भी 12th तक पढ़े हमें सारे सब्जेक्ट्स तैयार करने, सारे टॉपिक्स तैयार करने, ठीक है। तो इसको भी क्यों छोड़े, इसको भी प्रैक्टिस करके ही रहेंगे, ठीक है। ओके, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर ईदर इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। देन अकॉर्डिंगली चेंज द वॉइस एंड मार्क योर आंसर। क्वेश्चन या तो आपको एक्टिव में दिया गया होगा या पैसिव में दिया गया होगा, आपको हिसाब से उसको कन्वर्ट करना, एक्टिव है तो पैसिव में, पैसिव है तो एक्टिव में, ठीक है। क्या होता है एक्टिव पैसिव, क्या होता है, आइए देखते हैं, इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। द आर्टिस्ट प्लेड द वायलिन, ठीक है। अब हमें जब एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। द आर्टिस्ट मेरा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। प्लेड मेरा यहाँ पे क्या है, वर्ब है। द वायलिन क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। उसने क्या प्ले किया, आर्टिस्ट ने क्या प्ले किया, आर्टिस्ट ने वायलिन प्ले किया। द आर्टिस्ट सब्जेक्ट हो गया, प्लेड वर्ब हो गया, द वायलिन मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब जब मेरा ये सेंटेंस किस में है, ये मेरा एक्टिव पैसिव, एक्टिव में दिया गया, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव में। कुछ नहीं करना होता एक्टिव से पैसिव में करने के लिए, जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब आपका वर्ब ही रहता है, और उसके बाद आपका जो वर्ब सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, बस इतना ही फर्क होता है। आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, वर्ब आपका असली जरूर प्ले करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो द वायलिन मुझे पहले रखना है। एंड जब भी आपके पास गाइस ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप लोग, इतना टाइम नहीं होता है, ये सब स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, तो टाइम नहीं होता है कि हम लोग एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ रहे हैं। अगर आपका कमांड है ना इंग्लिश पे, आप ऑप्शंस देखिए और आंसर मार्क करिए, चलिए आगे, राइट। तो कैसे कर सकते हैं इसको, अभी तो देखिए हम लोग देखते हैं कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। द वायलिन लिखा हुआ है, ठीक है, द वायलिन, ठीक है, द वायलिन पहले आएगा तो द वायलिन, द वायलिन, ठीक है भाई, चारों में मुझे सारे आगे सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। द वायलिन had been played by the artist, अच्छा, the violin will be played, सेंटेंस किस में है, the artist played the violin, सेंटेंस किस में है, सिंपल पास्ट में। देखो गाइस, जब भी हम लोग एक्टिव पैसिव कर रहे होते हैं, आपके टेंस पे कमांड 100% होना चाहिए। अगर आपको टेंस पे कमांड नहीं है तो आप लोगों के लिए एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में बदलने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये सारे टेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आपका टेंस पे कमांड होना अच्छी बात, अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है। ये सेंटेंस किसमें, सिंपल पास्ट में, ठीक है। द आर्टिस्ट प्लेड द वायलिन। अब यहाँ पे बताओ, द आर्टिस्ट द वायलिन विल बी प्लेड, भाई वो बजा चुका है, क्यों बजाएगा फिर से, वो नहीं बजाएगा फिर से। इज बीइंग प्लेड, भाई वो बजा चुका है, वो क्यों बजा रहा है, इज बीइंग प्लेड तो मतलब अभी बजा रहा है, वो अभी नहीं बजा रहा है, वो बजा चुका है, ठीक है। द वायलिन वॉज प्लेड बाय द आर्टिस्ट, हैड बीन प्लेड, हैड बीन प्लेड तो मेरा पास्ट परफेक्ट में चला गया, हमें सिंपल पास्ट में सेंटेंस मिल रहा है, तो हम क्यों उसको और चार चांद लगाए, राइट। हम सिंपली कर देंगे ना, द वायलिन वॉज प्लेड बाय द आर्टिस्ट, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनन्या प्लक फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन एवरी डे, ठीक है। अनन्या प्लक्स फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन एवरी डे। अब आप ये बताओ, अनन्या प्लक करती है फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन एवरीडे, सेंटेंस किसमें, सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट में, भाई वो हर दिन अनन्या जाती है गार्डन में और वहां से फ्रेश फ्लावर्स प्लक करती, तोड़ती है, सेंटेंस किसमें, सिंपल प्रेजेंट में, भाई ठीक है, काम खत्म। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, अनन्या मेरा सब्जेक्ट है, प्लक्स मेरा वर्ब है, फ्रेश फ्लावर्स मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कहाँ से करती, फ्रॉम द गार्डन, कब करती, रोज करती है, ठीक। अब आइए हम लोग अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। फ्रेश फ्लावर्स, ठीक है भाई, have been plucked, okay, fresh flowers were plucked by Nanya from the garden every day, वो क्यों, वो रोज करते ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फ्रेश गार्डन इज प्लग, भाई ये तो ऑप्शन देख के एलिमिनेट करती है कि वो फ्रेश फ्लावर्स जो है प्लग करती, फ्रेश गार्डन कैसे प्लग कर सकती है, पूरा बगीचा थोड़ी ना तोड़ देगी वो, राइट। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फ्रेश फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय नन्या फ्रॉम द गार्डन एवरी डे। अब यहाँ देखो, फ्रेश फ्लावर्स आर प्लग, भाई अनन्या जो है रोज फ्रेश फ्लावर्स जाती है गार्डन में और प्लग करती है,
तो ये सेंटेंस भी किस में जा रहा है, प्रेजेंट में ही जा रहा है। तो ये ऑप्शन मेरा 4 मेरा क्या बन जाएगा, सही आंसर बन जाएगा। अ फ्रेश ग्लास हाफ बीन प्लग कैसे बना सकते हो ना, सेंटेंस किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। तो भाई हाफ बीन प्लग क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। बाय अनन्या फ्रॉम द गार्डन एवरी डे, हाफ बीन प्लग मतलब प्लग कर लिया लेकिन अब प्लग नहीं करेगी, राइट। इसका मतलब ये निकल रहा है कि उसने प्लग कर लिया लेकिन अब प्लग नहीं करेगी, पर ये उसकी हैबिट की बात हो रही है। तो जब हैबिट की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे हाफ लगा के इसको परफेक्ट में नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब ये क्या होता है, अगर आपको डायरेक्ट में सेंटेंस दिया तो आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में दिया तो आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। लेकिन होता क्या है, जब भी आपसे कोई बात कोई कहता है कि यू आर अ गुड गर्ल, ठीक है, यू आर अ गुड गर्ल, भाई आपसे किसी ने ये बात कही कि यू आर अ गुड गर्ल, तो ये आपसे किसी ने कही, तो ये क्या है आपके लिए, डायरेक्ट स्पीच। भाई जैसे कहा वैसे ही बोल दिया। लेकिन जब आप कोई चीज को, किसी ने आपसे कहा, फॉर एग्जाम्पल राम ने आपसे कहा, कहाँ है, हाँ, राम ने आपसे कहा कि यू आर अ गुड गर्ल, तो राम सेड, क्या राम ने कहा यू आर अ गुड गर्ल, तो ये राम के वर्ड्स थे कि यू आर अ गुड गर्ल। लेकिन अगर मुझे किसी को बताना कि भाई राम ने मुझसे कहा कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, तो आप जब किसी को बता रहे हो तो आप उसको अपने ओन वर्ड्स में कह के बता रहे हो। जब आप ओन वर्ड्स में कह के बताते हो तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच जिसी के कोट वर्ड्स आप एज इट इज कोट कर दो, वो डायरेक्ट स्पीच। लेकिन आप उसी वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के अपने ओन वर्ड्स में बोल रहे हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हमारी होती है। ठीक है, आइए सेंटेंस देखते हैं। शांता सेड व्हाई आर यू लेट, शांता ने कहा तुम लेट क्यों हो, ठीक है, तुम लेट क्यों आई हो। अब ऑप्शन देखते हैं। शांता सेड, भाई शांता ने कहा कि तुम लेट क्यों हो, लेकिन क्वेश्चन मार्क है आखिरी में, राइट। तो शांता सेड तुम लेट क्यों, लेकिन शांता ने कहा नहीं, शांता ने पूछा है कि मैं लेट क्यों हूँ। तो ठीक है, शांता आस्ट, आज यहाँ भी, आज यहाँ भी आस्ट, ऑप्शन बी मैंने देखते ही एलिमिनेट कर दिया। अब मुझे ऑप्शन बी देखते हैं, मुझे ऑप्शन ए सी और डी में डिसाइड करना है कि मेरा सही आंसर क्या है। ठीक है, शांता आस्ट व्हाई ही वाज लेट, ठीक है भाई सही लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस में हम लोग एक बार देखेंगे। शांता आस्ट ही वाज लेट, भाई शांता आस्ट ही वाज लेट, भाई वाई कहाँ गया यहाँ से, गलत, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। भाई पूछना क्यों, क्यों का जवाब ही क्यों ही नहीं हटा दे यहाँ से लोगों ने, तो मतलब क्यों नहीं है, मतलब सेंटेंस गलत। शांता आस्क्ड ही वाज वायलेट, कि व्हाई ही वाज लेट, भाई ही वाज वायलेट ये कौन सा सेंटेंस है, ये भी मेरा एलिमिनेट। तो ऑप्शन सी ए मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। शांता आस्क्ड व्हाई ही वाज लेट, वो लेट क्यों आया है, ही वाज वायलेट, भाई ये कौन सा क्वेश्चन होता है, दिस इज नॉट करेक्ट, राइट। ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है। जिम सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर पेन, जिम ने मुझसे कहा कि अपना पेन उसे दे दूं मैं। भाई जिम ने मुझसे कहा कि प्लीज, प्लीज अपना पेन मुझे दे दो, या प्लीज लेंड मी योर पेन, अपना पेन तुम मुझे प्लीज दे दो। जब कोई प्लीज कह रहे तो मतलब क्या हो रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो भाई जिम ने क्या करा, आपसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे अपना पेन दे दो, उसने ऑर्डर नहीं किया, उसने कहा नहीं, उस केस में रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट करी कि भाई प्लीज अपना पेन दे दो मुझे। तो उस केस में सेड भी गलत, उस केस में ऑर्डर भी गलत, तो ऑप्शन दो तो मेरे पास डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए। अब आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है कि ऑप्शन एलिमिनेट करो, दो में से एक आंसर पढ़ो, करो और आंसर पढ़ते दो और चलते बनो, भाई तभी तो स्पीड आएगी और एक्यूरेसी आएगी, राइट। ओके, अब देखते हैं इन दोनों में क्या है। जिम रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माई पेन, सही लग रहा है, लेकिन एक बार ऑप्शन बी भी पढ़ लेते हैं हम लोग। जिम रिक्वेस्टेड मी फॉर लेंडिंग हिम माई पेन, भाई जब भी रिक्वेस्ट होता है, फॉरबिड होता है, फॉरबिड होता है, अलाउ होता है, ये सब हमें पता है कि इनके बाद हम लोग टू का यूज करते हैं, और टू के बाद आने वाली वर्ब कैसी होती है मेरी, V1 में होती है, मतलब बेस फॉर्म होती है। उस केस में हम लोग आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% सही बन जाएगा। क्यों, जिम ने रिक्वेस्ट करी, और मैंने आपसे कहा कि रिक्वेस्ट के बाद, फॉरवर्ड के बाद, अलाउ के बाद, फॉरवर्ड के बाद हम लोग हमेशा टू का यूज करते हैं एज पर रूल्स ऑफ फिक्स प्रेपोजिशंस। जब हम लोग टू का यूज करेंगे तो टू के बाद हमारे पास आने वाला वर्ब कैसा होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो फॉर यहाँ नहीं आएगा, तो फॉर नहीं आएगा, तो लैंडिंग भी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि फॉर के बाद आईएनजी वर्ब आता है नो डाउट, पर रिक्वेस्ट के बाद फॉर नहीं आता है, ये एरर है इस क्वेश्चन में।
ठीक है। मूविंग फर्दर इज माई थर्ड क्वेश्चन विच सेज आई सेड टू हर डोंट मेंशन हिज नेम। ठीक है, आई सेड टू हर डोंट मेंशन हिज नेम, मैंने तुमसे कहा उसका नाम भी मत लो मेरे आगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा भाई, उसका नाम भी मत लो मेरे आगे, मतलब मैंने क्या करा है, मना कर दिया है कि भाई उसका नाम मत लो मेरे आगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, मैंने फॉरबेड कर दिया है, मैंने मना कर दिया, मैंने रिक्वेस्ट नहीं करा, मैंने प्लीज नहीं बोला है, मैंने कहा मत लो उसका नाम मेरे आगे। राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा नहीं है। ठीक है, मैंने कहा नाम मत लो, तो आई फॉरबेड बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब फिर यहाँ पे फॉर लगा दिए, फॉर मेंशनिंग हिज नेम नहीं आएगा, ऑप्शन सी मार्क करो और आगे बढ़ो, काम खत्म। इतना ही आपको करना अपने एग्जामिनेशंस में, यही लेवल आने वाला है और ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले, आपको बस अपनी तैयारी को करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, जाके बिल्कुल तबाही मचा देनी वहां पर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा, आई फॉरबेड हर टू मेंशन हिज नेम, आई फॉरबेड हर टू मेंशन हिज नेम, मेरा ऑप्शन सी सही आंसर बन जाएगा। ठीक, moving further is my next set of questions which is fill in the blanks. I think ये सब बच्चों के फेवरेट होंगे, बहुत आसान होते, सिंगल लाइनर्स होते, टाइम नहीं लगता है, एक्यूरेसी अच्छी रहती है और इंटरेस्टिंग भी बहुत लगता है। राइट, हम फिर से मैं कहूंगी कि जब भी कोई एग्जामिनेशन दीजिए, अपियर करिए कोई भी एग्जामिनेशन पे, कोशिश करिए वन लाइनर्स पहले करिए, फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, क्लोज टेस्ट पे, पैरा जंपल्स पर आइएगा, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होते हैं, ये सब टाइम टेकिंग नहीं होते, स्कोरिंग होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं एंड साथ साथ आपका टाइम भी बचता है। ठीक है, ओके। द एम्प्लॉइज demanded pay parity their counterparts in the central government। भाई जो एम्प्लॉयज है उन्होंने डिमांड करा किस चीज पे लेकर के, पे पैरिटी पे लेकर के, मतलब जो पेइंग सिस्टम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उन्होंने एम्प्लॉय ने डिमांड किया कि मेरा पे सिस्टम भी वैसे ही हो जैसे कि उनके कलीग्स का है या उनके काउंटर पार्ट्स, मतलब जो उनके साथ को वर्कर्स है उनका है, मुझे भी वैसे ही पे चाहिए, मैं क्यों नीचा पे लूं, मुझे भी अगर उनका काम है तो मुझे भी ऊंचा वाला पे चाहिए, मुझे उनके पे पैरिटी चाहिए। राइट, जैसे मेरे कलीग्स की या कोवर्कर्स की है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनलाइक, भाई अनलाइक कैसे हो सकता है कि जैसे उनकी हो वैसे मेरी ना हो, आप चाहते हो ना जैसे आपके काउंटर पार्ट की वैसी ही आपकी भी पे पैरिटी हो, तो अनलाइक मेरा क्या हो गया, गलत। आज their counterparts, it's with their counterparts, towards मतलब उनकी तरफ, कैसे पॉसिबल है। राइट, तो एम्प्लॉयज डिमांडेड पे पैरिटी विद देयर काउंटरपार्ट्स, उनके काउंटरपार्ट्स की तरह उनको भी पे पैरिटी चाहिए। ठीक है, ओके, तो आंसर क्या बन जाएगा, विद। सेकंड क्वेश्चन, ही वॉकड ऑन एंड फाउंड एन एम्प्टी सीट टू सिट, वो चलता रहा एंड फाउंड एन एम्प्टी सीट, मतलब खाली सीट मिली उस पर बैठने के लिए। तो भाई ऑप्शंस क्या है मेरे पास, फाउंड एन एम्प्टी सीट टू सिट इन, सिट ऑन, सिट अप, यस भाई नेल तो नहीं होगा, ये तो हटा दो, ऑप्शन देखना भी नहीं इसकी तरफ। राइट, जब आप बात करते हो प्लीज सिट ऑन, डू यू सिट ऑन अ चेयर, राइट, व्हाट डू, यू सिट ऑन अ चेयर। राइट, आप इन अ चेयर बोलते हो, नहीं बोलते हो, यू सिट ऑन अ चेयर। आप जब किसी चीज के ऊपर बैठते हो तो आप ऑन का यूज करते हो, तो उस केस में मेरा ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, 100% सही बन जाएगा, क्योंकि जब आप किसी चीज पर बैठते हो तो उस केस के लिए आप ऑन का यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इज नॉट अ डैश बट अ बर्थ राइट। फ्रीडम क्या है, फ्रीडम ऐसा नहीं है, फ्रीडम, अब ऑप्शंस क्या है, इल्यूजन मतलब भ्रम, गिफ्ट मतलब तोहफा, ड्रामा मतलब एक्सपर्ट है हम सब उसमें, और सिन मतलब कोई चीज जो इविल हो, जो बुरी हो। राइट, इज नॉट अ सिन। तो ऑप्शंस आप फिट करके देखो क्या बैठ रहा है। फ्रीडम इज नॉट अ, या अ हो सकता है या एंड भी आप लगा सकते, एग्जामिनर आपको दोनों लगा कर देगा क्योंकि उसको पता है, वरना अ लगेंगे तो बच्चे इल्यूजन को डिलीट कर देगा। राइट, तो एग्जामिनर आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो फ्रीडम इज नॉट अ इल्यूजन, भ्रम नहीं है, मेरी बर्थ राइट है, नहीं। फ्रीडम मेरा तोहफा नहीं है पर बर्थ राइट है, ओके। फ्रीडम एक ड्रामा नहीं है ना, फ्रीडम सिन नहीं है भाई। अब आप क्या करते हो, फ्रीडम एक तोहफा नहीं है, गिफ्ट नहीं है, बट हमारा बर्थ राइट है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, तोहफा नहीं है। फ्रीडम ऐसा नहीं कि आप फ्रीडम देकर कोई ऐसा नहीं करो, मुझ पे एहसान नहीं कर रहे हो, ये मेरा बर्थ राइट है, ये मेरा अधिकार है, इसलिए आप मुझे उस फ्रीडम को गिफ्ट की तरह मत ट्रीट करो।
ये नहीं कि आपने मेरे पे कोई एहसान कर दिया, आपने मुझे कोई तोहफा दे दिया, आपने कोई गिफ्ट दे दिया, नहीं, ये मेरा बर्थ राइट है, राइट। तो इसलिए आप इसको गिफ्ट की तरह यूज करेंगे एंड गिफ्ट आपका सही आंसर बन जाएगा। मूविंग फर्दर टू फोर्थ क्वेश्चन, ही शोज गुड एबिलिटी डैश इंग्लिश। अच्छा जी, तो भाई इसका सही आंसर क्या बनेगा? ये क्वेश्चन किसका? ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। ही शोज ग्रेट एबिलिटी। अच्छा ठीक है। आ, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आई थिंक बहुतों को कंफ्यूज करता है, किसी का बहुत अच्छा कमांड होगा, आई थिंक सब मिक्स स्टूडेंट्स मिले होंगे मेरे को। लेट्स सी कि क्या आंसर। ही शोज ग्रेट एबिलिटी, आप कह सकते हो ही इज गुड। अब इसमें क्या फिल करोगे आप तुरंत जा करके एट फिल कर दोगे एंड जो सही भी, ही इज गुड एट इंग्लिश, बिल्कुल सही सेंटेंस है। ठीक है, तो जब भी हम लोग गुड की बात करते हैं तो उसमें तो आप एट लगाते हो, लेकिन जब भी हम लोग एबिलिटी की बात करते हैं उस केस में आप एट नहीं लगाते, उस केस में आप इन का यूज करते हो। ही शोज गुड एबिलिटी इन इंग्लिश। ठीक है, फॉर भी नहीं यूज करोगे इंग्लिश के लिए, नहीं, इंग्लिश में उसकी एबिलिटी अच्छी है, फॉर भी नहीं है, और अबाउट, ठीक है, अबाउट भी ये आंसर नहीं है। ठीक है, ठीक, ही शोज ग्रेट एबिलिटी इन इंग्लिश। ठीक है, फर्दर इज fifth question, which says she is sad because her father turned dash her request. वो उदास है क्योंकि उसके पापा ने उसकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया है। तो जब मना करने की बात आती है तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? टर्न डाउन का यूज करते हैं। टर्न डाउन हर रिक्वेस्ट, जिसका मतलब होता है उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से, उसकी रिक्वेस्ट को मानने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। अगर टर्न्ड अप की मैं बात करूं, टर्न्ड अप मतलब क्या होता है? ये भी हमारा एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है शो करना, मतलब फाइनली शी टर्न्ड अप टू डू द प्रोजेक्ट, मतलब फाइनली उसने वॉलंटियर किया कि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी। फाइनली शी टर्न्ड अप टू हेल्प, फाइनली उसने वॉलंटियर किया कि वो हेल्प करेगी, ये होता है टर्न्ड अप का मतलब। ठीक है, ये होता है टर्न्ड अप का मतलब। तो यहाँ पे टर्न अप की बात नहीं है कि उसने वो सैड है क्योंकि उसके पापा ने उसकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया, राइट। टर्न ऑफ मतलब कोई चीज को बंद कर देना, टर्न ऑफ मतलब कोई चीज जब आप बंद कर देते हो उसको हम लोग टर्न ऑफ कहते हैं। टर्न ऑफ द सिस्टम, टर्न ऑफ द कुछ भी, म्यूजिक सिस्टम कर सकते हो, टर्न ऑफ द एसी या स्विच ऑफ द एसी। तो उस केस में जब हम लोग ऑफ, डबल ऑफ लगाते हैं तो हम लोग बंद करने की बात कर रहे हैं। टर्न्ड आउट मतलब क्या होता है? कोई चीज जो फाइनली बाहर निकल के आ रही हो। ठीक है, शी टर्न्ड आउट टू बी अ ब्यूटिफुल गर्ल, मतलब वो फाइनली जो उसका ओवरऑल आउटकम था वो बहुत ही सुंदर था, राइट। तो शी टर्न्ड आउट मतलब एक फाइनली एक जो कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्न आउट इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग फर्दर, इसमें सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? जब भी हम लोग सिमिलर इन मीनिंग की बात करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ माई वोकैबुलरी, एंड जब भी हम लोग अपनी सिमिलर इन मीनिंग की बात करते हैं तो सिमिलर इन मीनिंग को हम लोग नाम देते हैं सिनोनिम्स का, और ऑपोजिट इन मीनिंग को नाम देते हैं अपने एंटोनिम्स का। ठीक है, तो एब्डिकेट का आपको मुझे सिनोनिम बताना है। सिनोनिम एब्डिकेट का क्या हुआ? एब्डिकेट मतलब होता है जब आप बेसिकली, जब आप अपना थ्रोन जो होता है वो छोड़ देते हो या उससे नीचे उतर आते हो, रिनाउंस कर देते हो, उसको हम लोग कहते हैं एब्डिकेट, राइट। एब्डिकेट मतलब कोई चीज आप त्याग कर रहे हो, अबैंडन कर रहे हो, रिनाउंस कर, यू आर स्टेपिंग डाउन फ्रॉम योर थ्रोन, यू आर एब्डिकेटिंग योर थ्रोन, राइट, उसको रिनाउंस कहते हैं। बाकी ऑप्शंस का मतलब क्या हुआ? सर्च, कोई चीज ढूंढना, ऑफ कोर्स नहीं फिट हो रही। एडवांस, कोई चीज पहले से देना। ज्वाइन, कोई चीज ज्वाइन करना। तो भाई इतना समझ में आ गया कि एप्लीकेट का मतलब होता है कोई चीज त्याग करना, त्याग का मतलब होता है रिनाउंस। तो ये मेरा सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। लेवल यही आएगा, आपको मैं बता दूं, 100% यही आने वाला है। ठीक है, तैयारी करना शुरू कर दीजिए अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कमी है तो। ठीक है, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो कर लीजिए, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलने वाली है जो आपकी तैयारी में आपको बहुत हेल्प करेंगी। सीयूईटी क्वालिफाई कराने में इंग्लिश लैंग्वेज में एटलीस्ट आपकी बहुत हेल्प करेंगी। ओके, सेकंड वर्ड इज एब्सटेन। एब्सटेन मतलब जब आप कोई चीज से दूर रहते हो, प्लीज एब्सटेन मी फ्रॉम दिस मैटर, राइट। तो मतलब जब आप कोई चीज से दूरी बनाना चाहते हो, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, उसको हम लोग एब्सटेन कहते हैं। अच्छा, बाकी वर्ड्स क्या है? रिफ्रेन, इंजेस्ट, टेक इन, कंज्यूम।
जब आप कोई चीज में इन्वॉल्व नहीं हो जब इसका मतलब एब्सटेन होता है। तो टेक इन का मतलब तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा। कंज्यूम मतलब कोई चीज आप जब खा रहे हो ले रहे हो उसको कंज्यूम कहते हैं। इंजेस्ट मतलब भी जब आप कोई चीज कंज्यूम कर रहे होते हो, टेक इन कर रहे होते हो, ले रहे हो तो उसको इंजेस्ट कहते हैं। रिफ्रेन मतलब भी यहाँ पे मना करना होता है। तो भाई जब आप रिफ्रेन कर रहे हो, कोई चीज में इन्वॉल्व होने से मना कर रहे हो, इनकार कर रहे हो, तो उसका मतलब रिफ्रेन, यू आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम दिस, राइट। एब्सटेन फ्रॉम दिस, रिफ्रेन फ्रॉम दिस, आप जो भी एक्सवाइजेड चीज हो आप रिफ्रेन कर रहे हो, मतलब उससे अपने आप को रोक रहे हो। तो सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? रिफ्रेन इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। मूविंग फर्दर, इसमें थर्ड वर्ड अक्वेंट। अक्वेंटेंस सबने सुना होगा, राइट। इसका मतलब होता है पीपल हु आर फैमिलियर टू यू, जिनको आप जानते हो, फ्रेंडली टर्म्स हो, उनको हम लोग अक्वेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, वो मेरा नाउन होता है, ये मेरा वर्ब है। क्वेंट इज माई वर्ब, राइट। तो अक्वेंटेंस मतलब फैमिलियराइज होता है, यू नो समबडी, यू आर फ्रेंड्स विद समबडी। तो एक्वेंट मतलब तो होगा ना समवन जिससे आप फैमिलियराइज हो, जिसको आप जानते, जिसको आप पहले से पहचानते हो। विद होल्ड मतलब कोई चीज को पीछे रोकना, जिसका कोई मतलब नहीं निकला सिनोनिम्स में। कंसील मतलब कोई चीज छुपाना, जिसका अगेन कोई मतलब नहीं निकल। रिस्की मतलब कोई चीज रिस्की हो, खतरनाक हो, सेफ ना हो, रिस्की। तो सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर, फैमिलियराइज। ठीक है। नेक्स्ट इज माई एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब आपको क्या बताना है? इसका ऑपोजिट इन मीनिंग बताना है। और ऑपोजिट इन मीनिंग बताने के लिए आपके पास पहला वर्ड है कोअर्सिव। कोअर्सिव मतलब क्या होता है? कोअर्सिव मतलब होता है जब आप किसी पे जोर जबरदस्ती करते हो, उसको थ्रेट करते हो, उसके साथ फोर्सफुल रहते हो, उसको हम लोग कोअर्सिव कहते हैं। कोअर्सिव का सिनोनिम अगर फोर्सफुल भी होता है, ठीक है। कोअर्सिव मतलब फोर्सफुल भी होता है। जब आप किसी को डरा धमका के कोई काम करते हो, थ्रेटन करके देते हो, उसको हम लोग कोर्सिव मेजर्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसका सिनोनिम मेरा फोर्सफुल बनेगा। जब इसका सिनोनिम फोर्सफुल, तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? समथिंग विच इज जेंटल। समथिंग विच इज जेंटल, जो चीज बहुत हार्मफुल ना हो, सॉफ्ट हो, पोलाइट हो, जेंटल हो, वो मेरा इसका ऑपोजिट बन जाएगा। प्रोग्रेसिव मतलब कोई चीज तरक्की हो रही हो, पर यहाँ पे कोर्सिव का मतलब फोर्सफुल से है, नेगेटिव वर्ड है। कोर्सिव इसमें नेगेटिव वर्ड, प्रोग्रेसिव इसमें पॉजिटिव वर्ड, तो ये आंसर नहीं हो सकता, राइट। हाँ ऑफकोर्स एंटोनी में बन सकता है, पर यहाँ पे फिलहाल इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। ठीक है। प्रोग्रेसिव मतलब कोई चीज जो जिसकी तरक्की हो रही हो। प्रमोटिंग कोई चीज जिसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। प्रमोटिंग का कोई मतलब नहीं है। ओपिनियटेड मतलब अपने बारे में कोई अपनी कोई राय दे रहे हो, अगेंस्ट कोई मतलब नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज जेंटल। ठीक है। कोर्सिव फोर्सफुल, थ्रेटनिंग, एंड ऑपोजिट बन जाएगा जेंटल। फिफ्थ वर्ड इज सबवर्जन। सबवर्जन मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी की पार्ट्स को दबा देना, या उनकी पार्ट्स को हार्म कराना, या डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, स्पेशली ऑफ अ गवर्नमेंट। जब आप गवर्नमेंट के सिस्टम को दबाने की कोशिश करते हो, सप्रेस करने की कोशिश करते हो, उसको उनकी पार्ट्स को दबाने की कोशिश करते हो, उसको हम लोग सबवर्जन कहते हैं। तो जब दबाना इसका वो है, आप रूल्स को दबा रहे हो, उनकी पार्ट्स को दबा रहे हो, तो ऑप्शंस यहाँ पे मेरे पास क्या है? डिस्टेबलाइजेशन। मुझे इसका क्या चाहिए? ऑपोजिट चाहिए मीनिंग। ठीक है। तो डिस्टेबलाइजेशन का ऑपोजिट कैसे बन सकता है? जब आप अपने आप में दबा रहे हो, तो जब आप दबा रहे हो तो वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, मतलब स्टेबलाइज नहीं है, स्टेबल नहीं है, राइट। क्लैरिटी मतलब क्या होता है? कोई चीज में जब आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो, कोई चीज क्लैरिटी है, मुझे पता है, मुझे क्लैरिटी है कि मुझे ट्वेल्थ के बाद क्या करना है। आई हैव दिस क्लैरिटी इन माई माइंड कि व्हाट डू आई हैव टू परस्यू आफ्टर क्लास 12। ठीक है, दैट इज क्लैरिटी। इसका आंसर ये भी नहीं बन सकता। जब यहाँ पे गवर्नमेंट की बात है, रूल्स की बात है, तो जब आप उसको दबा रहे हो, तो आप उसको ऑपोजिट में क्या कर सकते हो? कंप्लायंस, उसको फॉलो कर सकते हो। कंप्लायंस मतलब होता है फॉलो करना भी। जब आप रूल्स को वायलेट कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, तो आप ऑपोजिट क्या बना सकते हो? उसको आप फॉलो कर रहे हो, कंप्लाई कर रहे हो, कंप्लायंस कर रहे हो उसका। ठीक है। सैनिटी मतलब सिंसियरिटी हो सकता है, मेच्योरिटी हो सकता है, समझदारी हो सकता है, दैट इज सैनिटी। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी इज में करेक्ट आंसर, विच इज कंप्लायंस। लास्ट वर्ड, लास्ट एंटोनिम ऑफ द डे इज टिमिड। एंटोनिम चाहिए, इसका मतलब ऑपोजिट इन मीनिंग चाहिए। टिमिड मतलब होता है शाय। ठीक है। टिमिड मतलब शाय हो सकता है, कावर्ड भी हो सकता है। जो डरपोक हो, डरपोक हो, बेसिकली शाय नेचर का हो, उसको हम लोग टिमिड कहते हैं। जो बहुत ज्यादा ब्रेव ना हो। तो जेंटल
ओके देख सकते हैं, टायर्ड मतलब थका हुआ तो नहीं बनेगा। ब्रेव, आई हैव गॉट दिस ऑप्शन ब्रेव, तो मैं ब्रेव पे ही आंसर मार्क करूंगी। स्निकर मतलब क्या होता है, जब आप किसी का मन ही मन मजाक उड़ाते हो, ठीक है, यू आर मॉकिंग एट समबडी बट इन अ लो एंड सप्रेस्ड वॉइस, इन अ सप्रेस्ड मैनर, उसको लोग स्निकर कहते हैं, राइट। जब किसी का मॉक करते हो, गिटल करते हो एंड स्निगरिंग करते हो, दैट इज स्निकर, ठीक है। तो यहाँ पे जेंटल भी फिर नहीं बनेगा क्योंकि मेरे पास ब्रेव वर्ड मुझे यहाँ पे दिख गया है। टिमिड मतलब शाय, कावर्ड, एंड ऑपोजिट क्या बन जाएगा इसका, ब्रेव बन जाएगा। गाइज क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए हैं, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है। अगर पसंद आया हो लेक्चर तो do like my video, do share this video to n number of students who are preparing for CUET, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी आपके साथ साथ तैयारी कर सकें, आप ही के साथ सिलेक्शन पा सकें, राइट। एटलीस्ट इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में किसी को दिक्कत ना हो, प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपका जो एग्जाम है आपको सिलेक्शन देगा, ठीक है। इंग्लिश की गारंटी तो मैं ले सकती हूँ आप लोगों की, राइट। अगर आपको कोई बैचेस की इंक्वायरी करनी हो तो 9305188553 में ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, आप वहां पे जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। CUET के बैचेस के बारे में भी आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का CUET में कोई दिक्कत है तो आई एम हियर, your mentor, English faculty, to help you out and to make sure that you don't lag behind in English language section. That's a promise from my side. आज के लिए इतना ही गाइस था। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट 2 मिलेगा जो जल्द आने वाला है आप लोगों के लिए। फिलहाल आप लोग इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपना प्यार मुझको देते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स, रस्ट ऑफ दिस नाउ साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।